आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अक्षता सहाय और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। अभी हम हैं नोएडा के सेक्टर 126 के ओखला के मेट्रो स्टेशन, जहां पर चाय पे चर्चा पे आए हैं चीफ एडिटर ऑफ टीडी न्यूज। जी हाँ, पारितोष सर से हमारी वार्तालाप हो रही है, तो हमने सोचा कि उनसे थोड़ा इंटरैक्ट कर ले और उनसे जान ले जर्नलिस्ट को कैसे असली जर्नलिस्ट बनाया जा सकता है। ये मेरे भी मेंटर हैं, तो इनसे बात करने में मुझे बहुत खुशी होगी और इनसे मिलने में मैं हमेशा बेकरार रहती हूँ। तो हेलो सर, नमस्कार। थैंक यू सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच चाय पे चर्चा के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगी, जो भी हमारे देश में नए जर्नलिस्ट आ रहे हैं, आप एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट ऑलरेडी हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल नेशनल न्यूज़ में भी आपने काम किया है, तो क्या आप कुछ चीज़ों का बताना चाहेंगे कि जो नए जर्नलिस्ट हैं उन्हें क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? तो आपका सवाल काफ़ी अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जानना भी जरूरी है कि हर किसी तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि अगर हमें जर्नलिज्म करना है तो हम चीज़ों को जानें, अपने राष्ट्र की समस्याओं को जानें, संविधान को जानें, हिस्ट्री क्या है वो जानें, ज्योग्राफी क्या है वो जानें, हर चीज़ के बारे में जानें और बिल्कुल एक्चुअल उसको बिल्कुल पारदर्शी तरीके से लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ, जिसमें हमारे समाज में भी कुछ परिवर्तन हो सके, हमारे सोसाइटी में परिवर्तन तो होगी, लोगों की विचारधारा में भी परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि विचारधारा अगर लोगों की नहीं बदलेगी तो समाज नहीं बदल सकता है। और पत्रकारिता एक ऐसा स्तंभ है जिसमें समाज की जो चेंजेस होते हैं, समाज में जो बदलाव आने चाहिए, उसमें पत्रकारों की जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं बस जो भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं या जो जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें जो है वो आराम से भी कही जा सकती हैं और आराम से कहने में जितना मज़ा है उतना चिल्लाने में मज़ा नहीं। समस्याएं बहुत सारी हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे परिवार में है, समाज में है, सरकार में है, विश्व में है, अभी तो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस में, जैसा कि आप जान ही हैं। तो समस्याएं बहुत सारी हैं और डेमोक्रेटिव एक्टिविटीज़ को अगर देखा जाए, अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाने की अगर बात कही जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग तरीके से लोगों तक पहुँचा सकते हैं। जर्नलिस्ट वही होता है जो बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाए, सरकार तक पहुँचाए, लोग आमजन जो गरीब गुरबे लोग हैं उनकी समस्याओं को देखें। बहुत सारे बेसिक तौर पे हमारे देश में परेशानियाँ चल रही हैं जिसको लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मसाला लगाने वाले काम भी नहीं करना चाहिए, जो कि आजकल देखा जाता है। तो जानकारी, विनम्रता और फिर आपको परिवर्तन वैसे ही दिखेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। दूसरा सवाल ये है कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं एज अ जर्नलिस्ट। तो आप अपने लाइफ में आपने जो जर्नी जी है, क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, कहाँ कहाँ आप पहुँचे हैं, वो हमारे दर्शक जानने में बहुत इच्छुक हैं। एक्चुअली अक्षता, मैं बताऊँ 2010 में हमारा मास कम्युनिकेशन फाइनल हुआ पटना यूनिवर्सिटी, लेकिन 2010 में फाइनल हुआ, लेकिन बहुत पहले से विदिन मुझे लगता है कि मैं 6th क्लास से लिखा। 6th क्लास में जब मैं था तो बहुत सारी कविताएं लिखा था जो नंदन पत्रिका में छपा, फिर पेपर्स में, हिंदुस्तान पेपर्स में कुछ कॉलम्स आते थे, उसमें मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी, छोटे छोटे स्टोरीज लिखे। तो एक लिखने का जो सिलसिला है वो चलता रहा। और जब ये आप पर्सनली मुझसे पूछ रहे हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे मामा जी हैं अंकुश श्री, जो हिंदुस्तान के टॉप 10 राइटरों में से एक है, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली लिखने के मामले में देखा जाए तो। और उन्होंने जिस तरीके से मुझे बताया कि कैसे लिखा जाता है, किसी चीज़ को कैसे एक्सपोज किया जाता है, तो और भी बहुत सारे राइटर्स को मैंने पढ़ने की कोशिश की। प्रेमचंद को मैंने पढ़ा, बहुत सारे राइटर्स को मैंने देखा, पढ़ा, तो मुझे पता चला कि इसमें कुछ फीलिंग्स है, जो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तब मैंने तय किया कि जर्नलिज्म इज मतलब एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपनी बातों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। एक राइटर होना मुझे लगा कि एक ऐसा
प्रोफेशन है, शायद उसमें कोई कैरियर ना हो, इसलिए मैंने जर्नलिज्म को चुना। जर्नलिज्म का जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। बहुत सारे जगहों पर मैं मुंबई रहा, दिल्ली में रहा, बहुत सारे चैनल्स में मैंने काम किया, बहुत सारे मेरे मेंटर्स रहे। अभी लास्ट टाइम 2016 में मैं लाइव स्ट्रीम में था, वहाँ भी बहुत सारे लोगों को कोऑर्डिनेट किया, लोगों को सिखाया, मैं किया भी। वहाँ के जो सर लोग थे लोगों ने भी मुझे काफ़ी मदद किया, लोगों ने मुझे बहुत सिखाया। तो एक एक्सपीरियंस देखा जाए तो जर्नलिज्म का मुझे काफ़ी अच्छा मिला है और मैं बेहतर करने की और कोशिश कर रहा हूँ। डीडी न्यूज़ में तुम लोग हो और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि सब लोग देख पा रहे होंगे। मेरा हमेशा कोशिश है कि बेहतर करूँ और ज़्यादा बेहतर कर सकूँ और एक स्ट्रक्चर बनाऊँ काम का, कि हाँ अगर मैं किसी का डॉक्यूमेंट्री अगर क्रिएट कर रहा हूँ तो वो एक बेसिक तौर पे देखा जाए तो मतलब स्तरीय डॉक्यूमेंट्री हो और उसको दिखाया जा सके, इसका प्रॉपर वॉइस ओवर हो, इसका प्रॉपर सीन डेवलप हो। तो मैं टेक्निकल अगर कहूँ तो तरीका होना चाहिए काम करने का, कुछ भी ऐसे उठा लेना, कुछ भी बना देना, कुछ भी दिखा देना, मैं वैसा नहीं करना चाहता हूँ। और इसलिए मैंने डीडी न्यूज़ को स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें जो टीम हमने बना रखा है इसमें मैं यही कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल एक स्तरीय चैनल की तरह मैं काम करूँ और काम कर रहा हूँ। तो बिल्कुल सही कहा, एक स्ट्रक्चर, एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सब हमने पारितोष सर से ही सीखा है। तो चलिए जानते हैं टीडी न्यूज़ में पहली बार टीडी न्यूज़ का इतिहास कैसे शुरू हुआ, ये हमारा प्यारा सा चैनल जो आज देश में लोकप्रिय डिजिटल चैनल बन चुका है। क्या है सर टीडी न्यूज़ का सफर? एक्चुअली अब सीधा ऐसा है कि टीडी न्यूज़ को स्टार्ट करने के पीछे का रीज़न सिर्फ ये रहा कि बहुत सारे डिजिटल चैनल से हमें ऑफर आ रहे थे कि काम करने हैं, लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं अब किसी और के लिए काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जॉब बहुत करके किया हूँ, मुझे लगा कि नहीं मैं खुद के लिए भी काम कर सकता हूँ। इसलिए मैंने एक टीम क्रिएट की और सहयोग से आर कुमार जी हमारे साथ मिले और आर कुमार जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काम को समझा और मेरे साथ कोलैबोरेट किया और इस काम को हम लोग कंटिन्यू करते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि एपिसोडिक तौर पे अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स से लेके क्राइम से लेके बहुत सारे सेगमेंट्स हम लोगों ने बना रखा है और आर कुमार का बहुत सहयोग है हमारे लिए। और कुछ वैसे प्राइवेट्स कंपनियां भी हमारे साथ हैं, जैसे जी इंटीरियर हो गई, भारत इंटीरियर हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमारे साथ कोलैबोरेट कर रही हैं। और हम लोग बेसिक तौर पे देखा जाए तो कोई भी मीडिया चैनल जब तक कोई कंपनी साथ न हो तो थोड़ा सा दिक्कत होती है चलाने में, तो इसलिए हम लोगों ने कोलैबोरेट किया हम लोगों के साथ और काम बेहतर तरीके से चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करूँ। अब तो दिल्ली में भी मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि अभी दर्शकों को भी मैंने बताना चाहूँगा कि अक्षिता ऑलरेडी दिल्ली में ही है और यहाँ पे पीटीसी अपना कर रही है, न्यूज़ कवरेज कर रही है, लोगों से इंटरव्यू कंडक्ट भी कर रही है। बहुत सारे ऐसी चीज़ों को बेसिक तौर पे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रही है। मैं भी अच्छा कर रही हूँ, मुझे पता चल रहा है, इस बात में मैं तो देख ही रहा हूँ। और क्या आपका आशीर्वाद है सर, और टीडी न्यूज़ हर सेगमेंट में भारत के लिए हर तरह से न्यूज़ देने के लिए बिल्कुल तैयार है, चाहे वो बॉलीवुड न्यूज़ हो, क्राइम न्यूज़ हो, पॉलिटिकल न्यूज़ हो। एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, आई एम श्योर कोई भी यूथ अगर ये सवाल देख रहा है ये तो उसके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि जर्नलिस्ट पैसे कैसे कमाते हैं और कितने कमाते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है, तो पारितोष सर से बेहतर जवाब का कौन दे सकता है? ये सवाल तुम्हारा ठीक है, लेकिन ऐसा है कि हमारे देश में चौथा स्तंभ घोषकारिता को माना गया है और इस स्तंभ के माध्यम से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अलग अलग चैनल जितने भी हैं, वो सेटेलाइट चैनल हो गए, डिजिटल चैनल हो गए, अभी मैं डिजिटल मीडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह वगैरह इस प्लेटफॉर्म पर जितने मीडियाज अभी रन कर रहे हैं, उन लोगों का जो कमाने का जरिया है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही हो जाता है। कुछ प्राइवेट कंपनियां हो जो कि उनके साथ ऐड कोलैबोरेट करती हैं, तो इससे आता है। तरीके बहुत सारे हैं कमाने के, बेशक हम लोग भी कमाते हैं, लेकिन उतना उस लेवल पे भी हम लोग नहीं पहुँचे हैं कि हाँ हम उतना एफर्ट कर सकें, लोगों को अप्रोच कर सकें कि हाँ हमारे साथ आप जुड़िए। लेकिन हाँ कोशिश जारी है। एक जर्नलिस्ट चाहे तो करोड़ों में कमा सकता है, सिर्फ बात तो ये है, लेकिन तरीका अगर सही है, सही से अगर कमाना चाहें तो वो करोड़ों में कमा सकता है, ये बात सच है। लेकिन हाँ अगर किसी के पास अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, गूगल करोगे तो पता चल जाएगा किसकी कितनी सैलरी है, मतलब चैनल मेकर है वो कितना कर रहा है, कितना कमा रहा है, कितनी सैलरी होगी, ये सब जो पर्सनली लेवल पे देखा जाए तो जो लोग अपना चैनल बना रहे हैं डिजिटल,
तो उनको यूट्यूब से पैसे आते हैं, तो किसी ऐसे प्राइवेट एडवर्टाइजर से लोग कंसल्ट रखते हैं और उन लोगों से पैसे कमाते हैं, तो उसका कोई लिमिट नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि वो भी लाखों में है, करोड़ों में है, हम लोग उसमें नहीं है, तो कैसे बता सकते? राइट। इनडायरेक्ट वेज में सर ने हमें बहुत सारे क्लूज दे चुके हैं, लेकिन अब आखिरी सवाल जो आपसे ये है कि हमारे इंस्पिरेशन तो खुद पारितोष सर हैं, आपके इंस्पिरेशन कौन थे जब आपने ये करियर अपनी लाइफ में चूज किया? मैंने बताया था तुमको कि मेरे मामा जी हैं मंसूश्री, जिन्होंने लिखने के लिए मुझे प्रेरित किया, ये बात सच है। और उन्हीं के माध्यम से मैं लिखता हूँ। लिखने की जो प्रेरणा है वो तो मेरी भावनाएं हैं एक तरह से। लिखने के साथ वो सारी चीज़ें कनेक्ट होती चली गई कि हाँ, हमें अब लिखना है तो बोलना भी है, बोलने के साथ लिखना भी है, तो वो इफेक्ट जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्ट होता चला गया। और मुझे लगा कि मीडिया इज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर मी, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है। तो इंस्पिरेशन की बात करें अगर, तो इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिन लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को सिखाया है। मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो मेरे मामा हैं जो कि मुझे बहुत हेल्प किया, स्टार्टिंग से मुझे हेल्प किया कि हाँ कैसे किसी मैटर को, किसी आर्टिकल्स को डेवलप किया जाता है। क्योंकि जब आप किसी आर्टिकल को डेवलप करते हो तो आर्टिकल को डेवलप करने के साथ ही ये चीज़ वॉइस ओवर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना सुंदर सुनने में लगेगा। और जैसे वो वॉइस ओवर में कन्वर्ट होता है तो ये पता चलता है कि अगर इसे मैं वीडियो में कन्वर्ट कर दूँगा तो शायद ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होता चला गया कि हाँ, और सुंदर बनाने के दृष्टिकोण से तो मैं इस चीज़ को करता गया और मैं कर रहा हूँ। अभी तो कुछ भी मैंने नहीं किया है। सच बात ये है कि मुझे बहुत सारे कुछ करने हैं अभी तो मैं 0.1% पे भी नहीं हूँ अभी। सही बात तो ये है। इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद भी इनके सपने अभी भी बाकी हैं। तो मैंने ज़रूर कहा कि मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन इनसे बात करते वक्त मेरा सवाल बस बढ़ते जा रहे हैं इनके लिए। तो एक और आखिरी सवाल इनके लिए ये है कि इन्होंने कहा कि बोलने के लिए और लिखने के लिए ये जाने जाते थे। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होता है जब आप एक कैमरे के सामने आकर बात करते हैं? किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है और किन चीज़ों को अवॉइड करना होता है? और वही चीज़ लिखने के लिए भी कुछ हमें क्लू दे दे तो आज के यूथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। एक्चुअली जब सब्जेक्ट क्लियर हो, किसी भी जर्नलिस्ट को सब्जेक्ट क्लियर रखना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए काम करने जा रहे हैं। अगर कहीं कवर करने जा रहे हैं तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि हम किस चीज़ को कवर करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर हमने इस चीज़ को कवर करना है, सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँगा कि आज 26 मार्च है, तो 26 मार्च में स्लाइड्स भी क्या है। अगर मैं इस सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो कैमरामैन के साथ कोलैबोरेट हमारा क्या होगा, ये बात मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे अगर 26 जनवरी को अगर सपोज किसी का जन्मदिन है या किसी का पुण्यतिथि है तो हम उसके स्टैचू के पास जाएंगे और स्टैचू को कवर करेंगे। लोग वहाँ पे जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले लोग हैं उनको कवर करके उनको दिखाएंगे कि ये यहाँ पे आए हैं और आज 26 मार्च है, इसके बिहार में ये सब चीज़ हो रहा है, ये फंक्शन हो रहे हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो फ्रेम सही होने चाहिए। अगर प्रोडक्ट्स को अच्छे बनाने हैं, न्यूज़ कैप्शंस को अच्छा बनाना है तो फ्रेम टेक्निकली अच्छा होना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखा देना है ना। स्क्रोलिंग हो तो भी अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो होस्ट करने वाली लड़की है या होस्ट करने वाला लड़का है जो पीटीसी या एंकरिंग कर रहा है उसकी प्रोनाउंसिएशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उच्चारण से ही सब कुछ पता चलता है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोग का बिहारी टोंग है, ये बात सच है, लेकिन कोशिश करते हैं कि अच्छा करें, अच्छा बोलें, लेकिन ये कितना अच्छा हो पाता है ये तो दर्शक बताएंगे, राइट। यही है, टेक्निकली सब कुछ अपने पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट जब क्लियर होगा तभी हम किसी चीज़ को कवर कर सकते हैं। उसको बोलने में, वॉइस ओवर में तभी फील भी आ पाएगा। जैसे शहीद भगत सिंह के जन्मदिन पे अगर हम कोई वीडियो करेंगे तो उसमें फील आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कॉमेडी का अगर हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो उसमें एक फील आना चाहिए। तो सबका अलग अलग सेगमेंट्स है जिसके हिसाब से वो वॉइस ओवर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना सुंदर सुनने में लगेगा। और जैसे वो वॉइस ओवर में कन्वर्ट होता है तो ये पता चलता है कि अगर इसे मैं वीडियो में कन्वर्ट कर दूंगा तो शायद ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होता चला गया कि हाँ, और सुंदर बनाने के दृष्टिकोण से तो मैं इस चीज़ को करता गया और मैं कर रहा हूँ। अभी तो कुछ भी मैंने नहीं किया है। सच बात ये है कि मुझे बहुत सारे कुछ करने हैं अभी तो मैं 0.1% पे भी नहीं हूँ अभी। सही बात तो ये है। इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद भी इनके सपने अभी भी बाकी हैं।
तो मैंने ज़रूर कहा कि ये मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन इनसे बात करते वक्त मेरा सवाल बस बढ़ते जा रहे हैं इनके लिए। तो एक और आखिरी सवाल इनके लिए ये है कि इन्होंने कहा कि बोलने के लिए और लिखने के लिए ये जाने जाते थे। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होता है जब आप एक कैमरे के सामने आकर बात करते हैं, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है और किन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। और वही चीज़ लिखने के लिए भी कुछ हमें क्लू दे दें तो आज के यूथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। एक्चुअली जब सब्जेक्ट क्लियर हो, किसी भी जर्नलिस्ट को सब्जेक्ट क्लियर रखना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए काम करने जा रहे हैं। अगर कहीं कवर करने जा रहे हैं तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि हम किस चीज़ को कवर करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर हमने इस चीज़ को कवर करना है। सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँगा कि आज 26 मार्च है, तो 26 मार्च में स्पेशलाइज्ड डे क्या है। अगर मैं इस सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो कैमरामैन के साथ कोलैबोरेट हमारा क्या होगा, ये बात मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे अगर 26 जनवरी को अगर सपोज किसी का जन्मदिन है या किसी का पुण्यतिथि है तो हम उसके स्टैचू के पास जाएंगे और स्टैचू को कवर करेंगे। लोग वहाँ पे जो श्रद्धासुमन अर्पित करने वाले लोग हैं उनको कवर करके उनको दिखाएंगे कि ये यहाँ पे आए हैं और आज 26 मार्च है, इसके बिहार में ये सब चीज़ हो रहा है, ये फंक्शन हो रहे हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो फ्रेम सही होने चाहिए। अगर प्रोडक्ट्स को अच्छे बनाने हैं, न्यूज़ कैप्सूल्स को अच्छा बनाना है तो फ्रेम टेक्निकली अच्छा होना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखा देना है ना। स्क्रोलिंग हो तो भी अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो होस्ट करने वाली लड़की है या होस्ट करने वाला लड़का है जो पीटीसी या एंकरिंग कर रहा है, उसको प्रोनाउंसिएशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उच्चारण से ही सब कुछ पता चलता है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोग का बिहारी टोंग है, ये बात सच है, लेकिन कोशिश करते हैं कि अच्छा करें, अच्छा बोलें, लेकिन ये कितना अच्छा हो पाता है ये तो दर्शक बताएंगे, राइट। यही है, टेक्निकली सब कुछ अपने पे डिपेंड करता है क्योंकि सब्जेक्ट जब क्लियर होगा तभी हम किसी चीज़ को कवर कर सकते हैं। उसको बोलने में, वॉइस ओवर में तभी फील भी आ पाएगा। जैसे शहीद भगत सिंह के जन्मदिन पे अगर हम कोई वीडियो करेंगे तो उसमें फील आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कॉमेडी का अगर हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो उसमें एक फील आना चाहिए। तो सबका अलग अलग सेगमेंट्स है जिसके हिसाब से वो